Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. सो आज 15 फरवरी एंड डे इज ट्यूसडे। कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए मेन न्यूज़पेपर की, तो ये हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये 3 PDF आपको उस पर मिल जाती है। उसके अंदर हम कवर करेंगे पहले नोट्स से। तो ये नोट्स जो हैं, इससे ही हम पूरी वीडियो बनाते हैं। तो इसके लिए भी आपको नीचे जो ग्रुप है उसके अंदर, सेम ग्रुप के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बाकी हम जो नोट्स है या न्यूज़ है, पहले उससे पहले हम 2-3 टर्म्स कवर करते हैं। ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो इसके अंदर हम 3 टर्म्स जो आज कवर करने वाले हैं वो है ये। तो इसके अंदर पहली टर्म है आपकी चर्निंग। चर्निंग का मीनिंग होता है, ये मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे के बताता हूँ। क्या होता है कि कई लोग ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं और उसके पास नॉलेज नहीं है, वो हो सकता है कि किसी ट्रेडर को, प्रोफेशनल ट्रेडर को अपने लिए ट्रेडिंग करने के लिए अपॉइंट कर लें। तो उन ट्रेडर को वो क्या करेंगे, वो हर प्रॉफिट या फिर हर ट्रेड के बेसिस पे कुछ कमीशन दे देंगे। तो वो ट्रेडर क्या कर सकता है, अगर वो अच्छा ट्रेडर नहीं हुआ, तो वो मतलब एथिकल ट्रेडर नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है, चर्निंग कर सकता है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा ताकि उसकी खुद की कमीशन बढ़ जाए। वो ऐसी ट्रेडिंग करेगा जैसे कि कोई शेयर चल रहा है, वो स्टेबल चल रहा है, तो वो उसको हो सकता है कि एक डीमैट अकाउंट से बाय पे लगा दे, एक से सेल पे लगा दे। तो दोनों तरफ से ट्रेड हो जाएगा, बट उसको कमीशन मिल जाएगी और कोई एक्चुअली में प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिसमें आपकी ट्रेडिंग, यूजलेस ट्रेडिंग हो रही होती है, बट हाँ कमीशंस जो ट्रेडर्स की है वो बढ़ जाती है, तो वो चर्निंग होती है। आगे चलें तो क्लियरिंग। क्लियरिंग का बेसिकली मीनिंग होता है कि जैसे आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपने अपने अपस्टॉक्स अकाउंट पे या फिर डीमैट अकाउंट, किसी भी जीरोधा वगैरह किसी पे भी आपने जाके वो अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कम होंगे, कटेंगे जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे। उसके अलावा आपका STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कटेगा। उसके अलावा और भी कुछ आपके जो कमोडिटी टैक्सेस होते हैं या फिर आपके जो होल्डिंग के चार्जेस होते हैं, वो सब कटेंगे। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को क्लियरिंग बोलते हैं। तो वो क्लियरिंग करने के लिए कुछ ऐसी कंपनीज बनी हुई हैं जो यही काम करती हैं पूरे दिन। उनका काम ही ये होता है क्लियरिंग करवाना, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब कुछ क्लियरिंग कंपनीज होती हैं जो आपके कमोडिटी मार्केट के अंदर काम करती हैं, जैसे आपका गोल्ड खरीदता है कोई, बेचता है, उसके अंदर काम करती हैं। कोई होता है शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो यही मैंने आपको तीसरी टर्म भी समझा दी है। जो कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कमोडिटी मार्केट के अंदर हैं या इक्विटी मार्केट के अंदर हैं, या हो सकता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी हैं, तो ये सभी कंपनीज जो क्लियरिंग का काम कराती हैं वो होते हैं क्लियरिंग हाउसेस। इसके अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडियन क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। बाकी ये कमोडिटी मार्केट के अंदर नहीं है, तो कमोडिटी मार्केट के अंदर मल्टी कमोडिटी क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन, ये भी एक करके कंपनी है। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन निभाती हैं। पहले तो ऐसे होता है कि जो भी डीमैट अकाउंट वाला प्रोवाइडर होता है, जैसे अपस्टॉक्स है, तो वो भी किसी ना किसी क्लियरिंग हाउस के साथ एसोसिएटेड होता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ हो सकता है आपने कल किसी मीम या ऐसे इंस्टाग्राम पे देखी हो। तो इसके अंदर कल आपका दलाल स्ट्रीट मतलब स्टॉक एक्सचेंज को रेफर कर रहे हैं, जहाँ पर बोला है हार्ट ब्रेक डे ऑन डी एज स्टॉक स्लाइड ओवर 3%। बेसिकली क्या है, यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स को रेफर किया जा रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही कल आपके 3% के आसपास से फेल किए हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो बिगेस्ट सिंगल डे फॉल निकल के आता है 10 मंथ्स के अंदर। मतलब ये वैल्यू नहीं है कि कितना नीचे जा चुका है, जैसे अभी के टाइम पे 16,800 के आसपास चल रहा है। ये जो फिगर है वो अपने आप में 10 महीनों में सबसे छोटी फिगर नहीं है, इससे कम भी रही होगी। बट ये है कि जब कल जितना फॉल आया है, जो 3% का फॉल आया है कल, वो सबसे ज़्यादा फॉल है अपने आप में। तो वो चीज़ यहाँ पे कंपेयर की जा रही है। निफ्टी अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल देखें तो साइकोलॉजिकल एक लेवल बनता है हर 1000 के ऊपर। जैसे 17,000 एक अच्छी सी फिगर लगती है, वो उस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि 17,000 एक बहुत अच्छी सी फिगर लगती थी, जिसके ऊपर पहले निफ्टी बहुत टाइम से अभी चल रहा था। तो कल 17,000 से नीचे चला गया, तो काफ़ी एक ऐसी साइकोलॉजिकली टेंशन क्रिएट करने वाली बात लगती है। अब यहाँ पर रीज़न इसके 3 बताए गए। रीज़न पहला है, मतलब एक्चुअली तीनों रीज़न पहले रीज़न से ही निकल रहे हैं। तो पहला रीज़न जो मेन है वो ये है, टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया के अंदर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। ये थोड़ा सा ऐसे पॉलिटिक्स टाइप का मैटर है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हो सकता है आपने कोई वीडियो वगैरह इसकी देखी हुई हो, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक
यहाँ पर फ्यूड है इनके बीच में। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सिंस यहाँ से ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर टेंशन हो गए हैं जियोपॉलिटिकल, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है ऑयल की, तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अपने 7 ईयर हाई पर चले गए। यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं था कितना बैरल पर बैरल प्राइस चल रहा है ब्रेंट का या फिर WTI का, बट हाँ ये चीज़ है यहाँ पर 7 ईयर हाई पर चला गया है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि सिंस ये क्या है कि ये चीज़ दर्शाती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा चला गया है, और ऑयल प्राइसेस मतलब ऐसे होता है कि इकोनॉमी कनेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा। अगर किसी भी पर्सन को लेट से ऑयल ख़रीदना है, तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो अपनी अर्निंग कर रहा है, वो उस सर्विस का प्राइस बढ़ा देगा। जिस भी कंपनी है, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी ऑयल चिप्स बनाती है, चिप्स जो बनाती है ऑयल यूज़ करती है, तो अगर ऑयल का प्राइस महंगा हुआ तो वो चिप्स की कंपनी भी अपना प्राइस बढ़ा देगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो चिप्स के ऊपर कुछ बनाता है या फिर कुछ भी और सर्विस प्रोवाइड करता है चिप्स वाली कंपनी को, तो वहाँ पर वो अपनी प्राइसेस को बढ़ा देगा। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जो US फेडरल रिजर्व में अभी थोड़े टाइम पहले आया था कि इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से US फेडरल रिजर्व वाले अपना रेट को हाइक करना चाहते थे, ताकि लोग उनके पास डिपॉजिट ज़्यादा करा दें और लोगों के पास पैसा कम हो जाए। तो उसकी वजह से ये अब हो सकता है कि और भी जल्दी हो जाए, क्योंकि अपने ऑयल प्राइसेस पे 7 ईयर हाई पर चले गए हैं, तो उसकी वजह से। अब यहाँ पर वर्ड्स जो है, एक ही वर्ड लिख रहा है पूरे आर्टिकल के अंदर, जिसका मीनिंग है प्लूमेटेड। तो मतलब उसका वर्ड है प्लूमेटेड, उसका मीनिंग है फॉल सडनली। तो यहाँ पर बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स के लिए बोला गया कि कल एक ही दिन में फॉल सडनली ये 3% गिर गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर LIC वूज ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉर IPO वाया रोड शोज। तो बेसिकली क्या है, LIC ने अभी संडे को ही अपना DRHP फिलअप किया है सेबी के साथ। तो संडे को ही फिल करने के बाद डायरेक्टली मंडे को ही इन्होंने अपने रोड शो को चालू कर दिया है। रोड शो क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। रोड शो का मीनिंग होता है प्रेजेंटेशन टू इनवाइट इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स हो सकता है कि ज़्यादा सही नहीं है यहाँ पे बोलना, बट हाँ रोड शो का मतलब होता है कि आप अपनी किसी भी चीज़, जो भी आप काम करें या जिस भी के बारे में आपको कोई भी सर्विस या फिर कोई भी पर्सन चाहिए जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उसके लिए आप रोड शो करते हैं। अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं तो वो भी एक तरीके का रोड शो ही हो गया, कि वो लोग अपना आके वहाँ पे पिच देते हैं। तो पिच करना मतलब ऐसे रोड शो करना हो गया। तो ये चीज़ क्या है कि LIC अपना पूरा IPO का प्रोस्पेक्टस जो है वो समझा रहा है बहुत सारे ग्लोबल और सबसे बड़े बड़े टॉप के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत ही बड़ा IPO है, और बहुत ही मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी IPO डिसइन्वेस्टेड जाए। और हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी हो, कोई ऐसा सेक्टर हो किसी इस इन्वेस्टमेंट स्पेस के अंदर जिसको पता ही ना चले कि LIC का IPO आया था। तो ऐसे किसी इन्वेस्टर को गवर्नमेंट या LIC लूज़ करना नहीं चाहता है। इसके लिए वो अभी से अपना प्रेजेंटेशन और ये सब चालू कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जो कंपनी थी जिनको इन्होंने कांटेक्ट किया, उनका मेंशन किया गया था। हालांकि बहुत सारे मेंशंस थे, 10-12 मेंशंस थे, बट मैंने यहाँ पे 3 ही पिकअप किए, क्योंकि इसे नेम से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कैपिटल ग्रुप, अदरबीन, एबरडीन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ADIA दैट इज़ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये कुछ कंपनीज है जिनको इन्होंने अप्रोच किया। आगे चले तो गवर्नमेंट RBI इन कंप्लीट हारमनी। तो ये मतलब थोड़ी पॉलिटिकल वाली स्टेटमेंट है। पहले टाइम, अब मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि RBI मतलब क्रिप्टोज को बैन ना लगाए, ऐसा कुछ हो, बट RBI का अगेंस्ट स्टेटमेंट आ रहा था कि क्रिप्टो के ऊपर बैन होना चाहिए। थोड़े टाइम पहले जब क्रिप्टो का टैक्स लॉ आ चुका है, उसके बाद भी आ रहा है कि यहाँ पर हमने ये नहीं बोला है कि क्रिप्टो लीगल है। ये भी एक स्टेटमेंट आई थी आपके शक्तिकांता दास की, जो RBI के गवर्नर हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि RBI ने, गवर्नमेंट ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि गवर्नमेंट और RBI कंप्लीट हारमनी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्रिप्टो के ऊपर, बट हाँ हम दोनों अपने कंप्लीट हारमनी के अंदर है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से तो बस इसलिए बोला है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट आज थोड़ा सा रिवाइव कर जाएगा इस बात के बोलने की वजह से। अब यहाँ पर नॉट जस्ट ऑन क्रिप्टो बट ऑन अदर इशूज़ एज वेल, इन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो इनको हाईलाइट करना था, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है। वाइल एड्रेसिंग प्रेस आफ्टर RBI बोर्ड मीटिंग। तो RBI की पोस्ट बजट दो जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ निकला, मतलब उसके अंदर क्या होता है, मेनली उस मीटिंग के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं ताकि प्रेस को भी पता चलता रहे। तो वो जो प्रेस होती है उसके अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है। तो ये क्या हुआ था, उसी बोर्ड मीटिंग के अंदर एक्चुअली ये बोला गया था कि आपका क्रिप्टो अभी हमने, ऐसा नहीं है कि हमने पर्टिकुलरली बैन नहीं लगाया है या लीगल हो गया है। तो ये चीज़ है। आगे चले तो जैन CPI इन्फ्लेशन हिट्स 7 मंथ हाई।
तो CPI सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। CPI होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या है, इसमें एक अथॉरिटी है दैट इज़ नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। इन्होंने एक पूरा बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ बना रखा है। जो आपका बास्केट है उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे फिक्स्ड आइटम्स डले हुए हैं जो कि आपका उनका प्राइस ट्रैक करते रहता है CPI वाले या NSO वाले लोग। तो उसके अंदर वो क्या निकालते हैं कि कितनी महंगाई हो रही है इकोनॉमी के अंदर। तो अगर हम उस डेटा को कंपेयर करेंगे यहाँ पर जिस जो इस न्यूज़ के अंदर है, तो रिटेल इन्फ्लेशन इस जनवरी मंथ का, मतलब जनवरी 2022 का 6.01% पर आ गया है, जो कि आपका 7 मंथ हाई पर है। जैसा हमने देखा कि हर जगह ही आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होने वाला है, हो रहा है, इसके साइंस हमें दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के साइंस दिखे, या ये वाली न्यूज़ थी। तो ये सब की बेसिस पे आपको यही सब दिख रहा है कि ग्लोबली आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसकी वजह से हुई। अब यहाँ पर क्या है, RBI ने बहुत टाइम से ये प्रिडिक्शन दे रखा है कि यहाँ पर 4 ± 2% आपके इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रहेगा, जिसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है 2 से लेकर 6% तक आपका ये लिमिट रहेगी इन्फ्लेशन की। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि सिंस 6.01% चला गया है, तो हालांकि बहुत ही छोटा ब्रेक है, बट हाँ ये अपर लिमिट को जो है जो RBI ने दी है उसको ब्रेक करता है इन्फ्लेशन की जो लिमिट है। तो ये चीज़ है बिफोर दिस। इससे पहले क्या था कि जिस दिन से यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मंथ हाई है, तो ऐसा क्या पहले कभी हुआ था कि 6% या 6.01% से ऊपर गई है? तो हाँ बिल्कुल हुआ है। जून 2021 के अंदर 6.26% पर आपकी इन्फ्लेशन चली गई थी। जनवरी 2021 के अंदर अभी 4.6% थी। तो अगर आप एक साल का कंपैरिजन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक तरीके से 2% बढ़ गई है। बट इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है कि एक साल में 2% बढ़ गई है तो आगे भी 2% या 1.5% कुछ बढ़ जाएगी। इसका ऐसे कोई पॉइंट नहीं होता है। जो इन्फ्लेशन वगैरह का ग्राफ होता है वो ऐसे 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 चलता रहता है, यानी कि ऊपर नीचे कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आगे चले तो ये थोड़ी सी लीगल टाइप की न्यूज़ है। इसके अंदर आपका है HC मतलब हाई कोर्ट क्वेशेस IT मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। बिड टू रीओपन 2003-4 टाटा टैक्स असेसमेंट। तो यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मैंने पहले पॉइंट के अंदर लिखा है, वांट्स टू रीअसेस द केस। तो अब केस क्या है पहले वो समझते हैं। उसके लिए मैंने BG मतलब बैकग्राउंड लिख के पूरा 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर टाटा सन्स जो है उनकी कुछ ऐसी इनकम थी, जैसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है सम इनकम फ्रॉम AY फाइनेंशियल ईयर, मतलब AY मतलब असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को अभी आप नॉर्मल ईयर मान के चलें, क्योंकि वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं असेसमेंट ईयर समझाऊंगा पहले। अब यहाँ पर टाटा थंस की जो है कुछ इनकम थी 2003 से लेकर 4 के पीरियड की, जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया था। यानी कि जो मैंने लिखा है हैज़ बीन इवेडेड, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया था, उसको बुक्स के अंदर शो नहीं किया गया था। अब यहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ था, फाइनल रेजोल्यूशन, ये केसेस चले थे पहले भी, तो फाइनल रेजोल्यूशन दिया गया था टाटा सन्स को 2010 के अंदर। उसके अंदर ऑब्वियस बात है कि कुछ पेनल्टी पे करनी थी और कुछ चार्जेस ऐसे लगे थे इनके ऊपर, कि मतलब वो ये कि टैक्स की जो कलेक्शन पहले नहीं दी थी तो उतना टैक्स देना है, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट है, पेनल्टी है, वो सब देना है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि वो जो मेजर्स थे उनको नहीं लिया गया, और केस को अब रीओपन करने की इसीलिए बात हो रही है, क्योंकि मेजर्स को उनको नहीं लिया गया। तो ये चीज़ है यहाँ पर। बट अगर आपको एक और बात समझ में आई है हेडलाइन से, तो IT की जो बिड थी, यानी IT का जो ऑफर था कि इसको रीओपन, जिसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताया, उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। क्वैश मतलब ख़त्म कर दिया है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है। तो ये चीज़ बोली है यहाँ पर, केस में गो इनटू द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर हो कि सिंस हाई कोर्ट ने मना कर दिया है तो केस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के हैंड्स में जाए। तो ये हो सकता है यहाँ पर हो, बट जो भी होगा मतलब वो हम देखेंगे यहाँ पर। फॉर्मर टर्किश एयर चीफ टू बी एयर इंडिया MD एंड CEO। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन एयर इंडिया के लिए ऑब्वियसली, मतलब मेनली, बट इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर क्या है कि पहले के जो टर्किश एयरलाइंस थी, बेसिकली टर्की में है, उसके जो एयर चीफ है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है इस एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। और उनको मतलब जैसे इंडिया के अंदर पायोनियर ऑफ एविएशन बोला जाता है, जो आपके एयर इंडिया के स्थापक थे JRD टाटा। तो इसी तरीके से आपके पायोनियर ऑफ एविएशन टर्की के अंदर इन्हीं को बोला जाता है, जो कि आपके टर्किश एयर चीफ ऊपर लिखा हुआ है। इनका नाम है इल्कर ICI, मतलब AYCI। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, AYCI। तो ये इनका नाम है। इन्होंने April 1 से अभी क्या बनेंगे, एयर इंडिया में आ गए हैं, इनको अपॉइंट कर लिया टाटा ने। तो एयर इंडिया में अभी आ गए हैं और MD और CEO भी बन चुके। तो इस वजह से यहाँ पर एयरलाइंस, जो टर्किश एयरलाइंस थी, उनके पहले चेयरमैन रह चुके थे, अभी अभी ये रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। तो अब ये एयर इंडिया के अंदर एज अ MD और CEO सर्व करेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ड्स दो निकल के आ रहे हैं। एक्सपैट मतलब फॉरेनर होता है, क्योंकि मतलब इनके लिए जो आपके इलकर IIC हैं इनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। एनोनिमिटी मतलब सिचुएशन वेयर नेम इज़ नॉट नोन, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका नाम पता नहीं होता। जैसे हो सकता है कि कोई आपने फीडबैक फॉर्म भरा हो कभी, जिसके अंदर आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना होता, ताकि आपके ऊपर कोई थ्रेट ना आ जाए अगर आप किसी तरीके का फीडबैक लिखते हैं या ऐसा कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आगे चलिए तो जियो प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्ट 200 मिलियन फॉर 17% स्टेक इन गूगल बैक्ड ग्लांस। तो ये क्या है, ये आपकी मेनली न्यूज़ ऐप इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड। इसके अंदर जियो का जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है क्या कि पूरी बड़ी कंपनी है जियो की, JPL दैट इज़ जियो प्राइवेट लिमिटेड। उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ है, तो उसके अंदर से एक है आपकी जियो प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है, ये कंपनी मेनली दूसरे प्लेटफॉर्म से जो जियो टाइप करता है उसके अंदर काम करती है। मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो जियो प्लेटफॉर्म्स के नाम पे होगी। दूसरे इन्वेस्टमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ कोई भी ऐसे मर्जर होना होगा या फिर कोई भी ऐसे एसोसिएशन वाली डील होनी होगी, तो वो जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। तो ये प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 200 मिलियन का 17% स्टेक के लिए। ग्लांस नाम से कंपनी है इनके अंदर। अब गूगल बैक्ड यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि गूगल ने भी ग्लांस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये पहले से गूगल ने इन्वेस्ट इसके अंदर किया हुआ है, तो काफ़ी एक अच्छी कंपनी, प्रोस्पेक्टस कंपनी दिखती है। तो अब ये समझना है कि कंपनी करती क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म जो मेंशन था इसके अंदर उसके बारे में बता दिया है। ये डिजिटल यूनिट है RIL की। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर JPL जो पूरी कंपनी है दैट इज़ जियो प्राइवेट लिमिटेड, वही अपने आप में पूरी डिजिटल यूनिट है। बट हाँ, उसके अंदर भी अगर देखना हो तो जियो प्लेटफॉर्म ये मेन यहाँ पर कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है। अब इसके अंदर ग्लांस क्या है, ग्लांस आपकी गूगल बैक्ड कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है। गूगल बैक का मतलब मैंने आपको अगेन बता दिया है पहले ही। और कंज्यूमर इंटरनेट का मतलब कि ये कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सर्व करती है। अब कंज्यूमर के अलावा कौन सर्व कर सकता है, कोई और दूसरी कंपनी हो, तो हो सकता है कुछ ऐसी कंपनीज हो जो सीधा दूसरी कंपनीज को सर्व करती हो, तो वो काम भी आ सकता है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती हो कंपनी जो दूसरी कंपनीज यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल जो कंपनी टैली बनाती है, तो टैली तो जनरली टैक्स पेयर्स या ऐसे लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली कंपनीज भी यूज़ कर रही होती है। तो वो आपका कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी नहीं हुआ, वो B2B इंटरनेट कंपनी है, ऐसा कुछ हुआ। तो ग्लांस एक ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है। तो उसके अंदर काम क्या करते हैं ये, अगर आप ग्लांस के थ्रू जाएंगे तो आप अपने लॉक स्क्रीन पे पर्सनलाइज कंटेंट डाल सकते हैं। मतलब मेनली आपके लॉक स्क्रीन और इन सब के ऊपर पूरा पर्सनलाइज करने का ये एक एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब इन्होंने मेन जो इन्वेस्टमेंट की है वो इसलिए की है ताकि अपना ये जियो फोन नेक्स्ट जो लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इसको वो टेक्निकली स्ट्रेंथन कर सके। यानी कि जो ऐसे पर्सनलाइज करने वाले फीचर्स हैं या और भी छोटे छोटे काम जो कंपनी करती होगी, तो उनको इंटीग्रेट कर सके अपने जियो फोन नेक्स्ट के अंदर। ये इनका मेन पर्पस है इस इन्वेस्टमेंट का। बाकी आगे चले तो अमूल आस्क्स टॉप रिटेलर्स टू अवॉइड डीप डिस्काउंटिंग ऑन इट्स प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर क्या है मेनली कि अमूल ने अपने जो टॉप रिटेलर्स हैं जैसे कि रिलायंस रिटेल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बाज़ार, डी मार्ट, ऐसे कुछ मेन ये आपके रिटेलर्स हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट बहुत ही डाइसी है, क्योंकि इसके अंदर फ्लिपकार्ट का ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो ऐसे अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स को मेनली डिलीवर करता हो। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में अवेलेबल ज़रूर है, बट यहाँ पर मेनली कोई बात यहाँ पर नहीं निकल के आती है। रिटेल इंडस्ट्री में रिलायंस रिटेल, अमेजॉन, बिग बाज़ार, डी मार्ट यहाँ पर मेन रहेंगे, और जेप्टो वगैरह जो अभी नए नए आ रहे हैं तो वो भी इसके अंदर आने चाहिए। तो ऐसे सब जो आपके रिटेलर्स हैं उनको यहाँ पर अमूल ने लिखा है प्रॉपर लेटर या ये सब वार्निंग्स वगैरह दी हैं। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि आप डीप डिस्काउंटिंग हमारे प्रोडक्ट्स पे ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको अवॉइड करना चाहिए। डीप डिस्काउंटिंग का क्या मीनिंग होता है कि जैसे आपने कुछ ऐसे पैम्फलेट्स वगैरह देखे होंगे जिसके अंदर एक ऐसे प्रोडक्ट को जो कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ का मिल रहा है, उसको बहुत ही सस्ता करके बेच देते हैं और अपने बाकी प्रोडक्ट्स को नॉर्मल प्राइस पर रखते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके। सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर लोग डीप डिस्काउंटिंग का यूज़ करते हैं, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल ये फेयर मीन्स ऑफ ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस है, इसके अंदर ऐसी कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, इसके अंदर अमूल को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि अमूल मतलब क्या होता है कि अमूल को कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा। अमूल इनको सप्लाई कर रहा है अपनी नॉर्मल प्राइस के ऊपर, अमूल उस पर प्रॉफिट कमा रहा है, बट ये आगे अपना लॉस खा रहे हैं ताकि ये दूसरे प्रोडक्ट के अंदर उनकी सेल्स बढ़ा सके और उनसे अपना उस लॉस को रिकवर कर लेंगे और अपनी सेल्स को भी बढ़ा लेंगे। बट यहाँ पर अमूल ये नहीं चाहता। उसमें क्या कह रहा है वो कि हम एज अ कोर वैल्यू इस चीज़ को मना करते हैं कि हमारे नाम पे को मतलब कोई ऐसे डिस्काउंटिंग करके बेचे, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई कंपनी एक तो ऐसा स्टोर है जो आपके अमूल को डिस्काउंट करके बेच रहा है, और एक ऐसा कोई दूसरा स्टोर हो सकता है वो किसी और प्रोडक्ट को डिस्काउंट करके बेचेगा।
तो उसके ऊपर अमूल के प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस पर बिक रहे होंगे, तो यहाँ पर अमूल की सेल्स डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर अमूल की सेल्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, जो पहला स्टोर था, बट यहाँ पर डाउन हो जाएगी। तो उसकी वजह से अमूल इस चीज़ को नहीं चाह रहा। तो ये चीज़ है यहाँ पर मेन लॉजिक इसके पीछे। तो आई होप आपको अभी पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना है, उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।